हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग विजन का पीटी 365 कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन में थे। उसमें हम लोग अब तक 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लेजिस्लेशन एंड बिल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिल है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 से रिलेटेड है। अभी 25 साल पूरे हो गए हैं इस एक्ट के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्ट। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको आइए समझते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अन अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अन अकेडमी के कोर्सेस में। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और विजन वालों ने बड़ा अच्छा से कवर भी किया हुआ है इसको। तो अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। 25 साल हो गए हैं पेसा के। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, 1996 में आया हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था आप बताओ? 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 74th हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए पंचायती राज सिस्टम को लेकर। उसके बाद एक और चेंजेस किया गया, वो किया गया 1996 में। वो लाया गया पेसा। पेसा इसलिए लाया गया, इसका मेन जो मकसद था पेसा लाने का, वो मेन मकसद ये था कि जो शेड्यूल्ड एरिया है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इसलिए ये पेसा एक्ट लेकर आया गया। आर्टिकल 243 का जो सब क्लॉज M है, ये पार्लियामेंट को पार देता है कि वो जो पेसा एक्ट के प्रोविजन है उसको शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल में जितने इंपॉर्टेंट स्टेट का नाम है, तक 10 स्टेट का नाम है, उनमें उन तक ये जो पेसा एक्ट है उसको लागू करवा सके। साथ ही साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ चेंजेस करने लायक है इस पेसा एक्ट में, तो वो पेसा एक्ट में चेंज कर सकते हैं। और इसको किसी भी तरीके से संविधान में चेंज नहीं कहा जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243। अब बात कर लेते हैं किसके रिकमेंडेशन पे ये पेसा एक्ट लाया गया था 1996 में। तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप पेसा लेकर आएँ, ठीक है, पेसा लेकर आएँ, ताकि जो पंचायत के उपबंध है वो अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरिया में भी विस्तारित किए जा सके। पेसा अधिनियम को संविधान के अंदर, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है संविधान के, जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत 10 राज्यों में, 10 राज्यों में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। इन 10 राज्यों में पेसा के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको लागू करता है। ये 10 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके रखिए आप, क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। देखो कौन कौन से हैं? आंध्रा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 10 राज्य हैं जहाँ पर ये पेसा का कानून लागू है। आर्टिकल 244 ये प्रावधान करता है कि कुछ अपवादों के साथ, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसको लागू किया जा सकता है इन सभी स्टेट्स में, और लागू किया गया है। इस वाले इन्फोग्राफिक्स में पेसा के मेजर पावर जो है ग्राम सभा को मिली हैं जो पेसा के तहत, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहली यहाँ पे बात है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो ग्राम सभा को दिए गए हैं। तो भूमि अधिग्रहण, हस्तांतरण, ट्रांसफ़र करना, या फिर से पाने से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट मामले हैं उसमें परामर्श देने का, यानी कि कंसल्टेशन पावर जो है वो ग्राम सभा को है। उसके अलावा रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन, पुनर्वास और पुनर्बहाली के लिए, और खनिज मिनरल्स के लाइसेंसिंग के लिए भी आपको ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। उसके अलावा जहाँ पर भी पेसा लागू है
वहाँ पर अगर अल्कोहल बेचना चाहते हैं, शराब बेचना चाहते हैं, तो उस पर नियंत्रण और प्रतिबंध पेशा के तहत ग्राम सभा को पावर दिया गया है। उसके अलावा जो मनी दी जाती है, मनी लैंडिंग की जाती है, मतलब उधारी दी जाती है अनुसूचित जातियों को, उनसे रिलेटेड प्रावधान भी ग्राम सभा से पूछ कर ही किया जाएगा कि आप मनमाने तरीके से अनुसूचित जनजातियों को उधारी नहीं दे सकते हैं। क्या होता है कि जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग अनुसूचित जनजातियों को उधार दे देते हैं, उसके बाद उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं जब ये लोग वापस चुका नहीं पाते हैं। तो इसलिए ग्राम सभा को ये पावर है कि वो अगर किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई काम करता है या कोई करना चाहता है तो उससे रिलेटेड जो कानून बनाने का पावर है वो दिया गया है ग्राम पंचायत को, नियंत्रण और प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स, जितने भी सोशल सेक्टर के और लोकल के जो प्लान हैं उसको कंट्रोल करना यानी उसको नियंत्रित करने का भी पावर ग्राम सभा के पास है। उसके अलावा यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू मैनेज जो माइनर वाटर बॉडीज़ हैं, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो मैंने इन्वायरमेंट वाले में पढ़ाया था कि छोटे छोटे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो और माइनर वाटर बॉडी, छोटे छोटे जो जल निकाय हैं, उनको भी जो मैनेज करने का काम है वो है पेशा के तहत ग्राम सभा को पावर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ के रखना। ये इन्फोग्राफिक्स आपको काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये है कि ये एक्ट ग्राम सभा को बहुत पावरफुल बनाता है और इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी जाती है इस एक्ट के तहत कि आप पावर एंड अथॉरिटी वो आप ट्रांसफ़र कीजिए ग्राम सभा को और पंचायत को। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मान्यता प्रदान करता है ये एक्ट, और ये राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार ट्रांसफ़र करने का निर्देश देता है ये एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी नोडल एजेंसी जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई, जैसे कि क्यों प्रमोट करना है लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनानी है, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है जो आप अंदाजे से भी सही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि मुख्य पेशा के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसमें क्या 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 एम है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको बताया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, मैंने हम लोग डिस्कस कर लिया। ठीक है, डेवलपमेंटल वर्क जितने हैं उनको अप्रूव करने का काम, आइडेंटिफाई करने का काम, सर्टिफिकेट इशू करने का काम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सारा काम इन्हीं का है, पंचायत ग्राम पंचायत का। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी पंचायत हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिटी पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से सीट्स रिजर्व करने का प्रावधान है। मिनिमम 50% विथ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल टू बी रिजर्व फॉर द STs। जितनी भी सीट है उसमें 50% सीट होएगी ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए रिजर्व होगी, उसमें एक चेयरपर्सन भी होएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा पंचायत बहुत सारा ये काम करते हैं, जैसे कि ये अपनी जो भी इनका ट्रेडिशनल मान्यता है उसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम पंचायती राज का है। जो इनकी परंपराएं हैं, जो इनकी रूढ़ियां हैं, सांस्कृतिक जो पहचान है, अगर उससे रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पंचायत ही निपटान करेगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इस एक्ट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी विज़न में मैंने आपको चर्चा कर लिया, आपको बता दिया। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इस एक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो भी बातें यहाँ पे दी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अभी किसके लिए, अभी जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट को
अभी लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ये एक्ट, और मैंने इस एक्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी हुई है। इसके लिए मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये अब इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से कवर किया हुआ है इस एक्ट को अभी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, अभी कल आज ही की बात है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुकी है वीडियो, तो इस वाले आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप सेपरेट वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो है, जिसमें मैंने डिटेल से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो 2006 का जो एक्ट है उसको बहुत डिटेल से हमने कवर करी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें वो उतने पॉइंट भी नहीं जितने पॉइंट हमने वहाँ डिस्कस किए हो, इसलिए मैं स्किप मार रहा हूँ ये वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। ये इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं। अभी संसद ने एक बिल पास किया है जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है, तो आइए समझते हैं इसको। जुवेनाइल किसको कहा जाता है, किशोर किसको कहा जाता है? जुवेनाइल जस्टिस मतलब किशोर न्याय। किशोर किसको कहा जाता है? 18 साल से कम, 18 साल से कम, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल। अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है विद लॉ, तो उसको बोला जाएगा कि जुवेनाइल है वो। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को जुवेनाइल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जुवेनाइल एक्ट से रिलेटेड। ये पहला नहीं है, अभी अमेंड किया गया है। देखो अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कभी ये एक्ट आया होगा। कब आया था ये एक्ट? ये एक्ट इससे पहले 2000 में भी आ चुका है, सन 2000 में आया था। इसको रिप्लेस किया गया 2015 में। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। उसके बाद इससे पहले 2000 वाला था। तो ये बस इतना याद रखना है कि हाँ, इससे पहले कब कब आए हैं, 2000 में आए हैं, 2015 में आए हैं। अब कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहली बात, 2015 वाला जो एक्ट था वो एक कन्वेंशन हुआ था 1993 में, हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ये देखिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखिए, हेग कन्वेंशन हुआ था 1993 में। ये कन्वेंशन जो है इंटर या इंट्रा कंट्री अडॉप्टेशन से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, द हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन से रिलेटेड है। तो इसके कुछ प्रावधान थे, उस प्रावधानों को अपने यहाँ लागू करने के लिए 2015 में हमने अमेंडमेंट किया था। तो अब वो अमेंडमेंट हो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते 2021 या 2022 में कुछ चेंजेस किए गए। अब देखो, 16 से 18 वर्ष के जितने भी जुवेनाइल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने का प्रावधान करता है ये एक्ट। और उनको मतलब वयस्क माना जाता है, किशोरों पर मतलब वयस्क वाले जितने भी अडल्ट वाले जितने भी कानून हैं वो लागू हो जाते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको इसको झेल पाना। तो इसके चलते कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो किया गया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो अडॉप्टेशन था, adoption of child is final once a civil court issue an adoption order। अभी तक क्या था कि अगर किसी को चाइल्ड अडॉप्ट करना है 2015 वाले एक्ट में, तो उनको सिंपली अगर सिविल कोर्ट से या दीवानी न्यायालय से अगर एक आदेश जारी हो जाता था, तो वो बच्चे को गोद ले सकते थे। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अडॉप्टेशन से रिलेटेड जो कानून था, उसका सारा पावर एक सिविल कोर्ट को था। कोई और बॉडी इशू नहीं कर सकती थी अडॉप्टेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस या नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, ये भी
इशू कर सकते हैं एडॉप्टेशन ऑर्डर, ठीक है, इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री। एडॉप्टेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू, कोई ऑर्डर इशू करना है तो उसको इशू किया जा सकता है डीएम या एडीएम के द्वारा। अब इसको बस इसलिए किया गया कि इफेक्टिवली जो है मॉनिटर हो सकता है, अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, यही सब चीज़ों के लिए इसको किया गया है। खैर आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़ते हैं। अपील करने का पावर जो है इसमें, अभी देखो 2015 वाले में कोई भी अपील करने का पावर नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो कह दिया वो कह दिया, उसके बाद आप कहीं भी इसको अपील नहीं कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा किसी भी आदेश के लिए कोई अपील उपलब्ध नहीं थी, जो उन्होंने फैसला कर दिया वो कर दिया। अब ये जो 2022 वाला एक्ट आ रहा है, ठीक है, जो 2022 वाला एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है, इस एक्ट में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, ठीक है। 30 दिनों के भीतर 30 डेज का टाइम दिया गया है, विद इन 30 डेज डिविजनल कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है इसको लेकर। तो ये एक प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हीनियस ऑफेंस के बारे में अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरियस ऑफेंस या हीनियस ऑफेंस, इसके बारे में देखो। ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएं, ठीक है। और तब जब एक्ट बन जाए उसके बाद बहुत चर्चा में रहे, तब इसको ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल आप स्किप मार सकते हैं, ना पढ़ना जानना भी ज़रूरी है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि अब हीनियस क्राइम का डेफिनेशन बदल दिया गया है और वो सब चीज़ इस एक्ट में, वो सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है कि इसमें भी एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाया गया है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक के जो प्रावधान, मतलब 7 वर्ष से ज़्यादा का अगर किसी को इम्प्रिजमेंट मिलता है तो उसके लिए एक चाइल्ड कोर्ट बनाया गया है। चाइल्ड कोर्ट देखेगी मामलों को, उसके बाद जो है सारे मामलों को सुनवाई करेगी। अब पहले सिर्फ 7 साल से अधिक वाले मैटर को ऐसा किया गया था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है कि ऑल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विल बी ट्राइड इन चाइल्ड कोर्ट। कि अब पहले क्या था कि 7 साल से अधिक वाले मामलों को ही इसमें किया जाता था इंटरटेन, अब इसमें सभी मामलों को इंटरटेन किया जाएगा। बस यही सारी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। तो अभी तक ये जो एक्ट था वो ऐसे ऑफेंस को कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के या नॉन वेलेबल ऑफेंस के तौर पे कंसीडर नहीं करता था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है, अब इसको बना दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस। उसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ के बारे में दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021, ठीक है, 2021 के इस केबल टीवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज करी गई हैं। अब पहले बहुत सारा मतलब कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं था, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे सिटीजन्स के जो शिकायत है उसको तुरंत कंटेंट ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, तो उसको तुरंत सुनवाई किया जा सके। तो अभी अमेंड करके कहा गया है कि भैया हम एक बॉडी स्थापित करेंगे, उस तुरंत सुनवाई करेगा, कानूनी प्रावधान, कानूनी मैकेनिज्म स्टेब्लिश करेंगे। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स के लिए। टेलीविजन मीडिया इज गवर्न अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो याद रखिए कि जो केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन है वो 1955 के एक्ट से जो है रेगुलेट होता है भारत में, ठीक है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021, 2021 का जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिनेमेटोग्राफी के लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको लेकर एक चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है। अब देखो पहली बात, ये तो बिल है, एक्ट नहीं है। दूसरी बात है ये ड्राफ्ट है, इसलिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। इससे पहले का कौन सा एक्ट आया हुआ है सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड वो आप जान लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ही एक्ट है इससे रिलेटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही एक्ट है इससे रिलेटेड, वो है 1952 का, 1952 1952 का सिनेमेटोग्राफी एक्ट।
यही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है UA7+ और UA13+, 16+। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कौन करता है, किस एक्ट के तहत किया जाता है, वो किया जाता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। समय समय पर इससे रिलेटेड नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसको कभी चेंज करके दूसरा एक्ट लाने की कोशिश नहीं की गई है। अभी 2021 में एक नया ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जो पहले नहीं थे। ठीक है, बहुत मजबूती के साथ क्या करेंगे, जैसे क्या होता है पायरेसी हो जाती है फिल्म्स की, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेनाल्टी लगाने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिकल, और उसके साथ साथ जेल भी पहुंचाया जाएगा ऐसे लोगों को जो फिल्म को रिलीज होने से पहले ही लीक करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है रिलेटेड सिनेमेटोग्राफी। बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू हुआ है। एक हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। इसके 9 रीजनल ऑफिसेस हैं। एक वैधानिक बॉडी है, सेक्शन 13 सिनेमेटोग्राफी 1952 के तहत इसको स्थापित किया गया है। बहुत ज़्यादा चर्चा में थी पिछले कुछ साल में, क्योंकि इसमें किसी फिल्म को परमिशन मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, इसके चलते बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहता था। ये मना कर सकते हैं किसी भी फिल्म को पब्लिकली एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है, एग्जीबिशन नहीं कर सकते अगर ये रिफ्यूज कर दें तो। मॉडल टेनेंसी एक्ट, आदर्श किराएदारी अधिनियम, मॉडल टेनेंसी एक्ट। असम देश का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है मॉडल टेनेंसी एक्ट को। इसके तहत किराए जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रेंट अथॉरिटी है, रेंट कोर्ट है, रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके अलावा विदहोल्डिंग एसेंशियल सर्विसेज, तो जो आवश्यक आपूर्ति सेवाएं हैं उनको रोकना, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि आप जो है किराएदार जिस भी परिसर में रह रहा होगा, उस परिसर में, उस प्रेमाइस में आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इसेंशियल सप्लाई को रोक सकते हैं। इस बात को इंश्योर करता है ये हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट। ठीक है, तो अगर कि जैसे मान लीजिए कोई किराएदार है और कोई मकान मालिक है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मकान मालिक कुछ भी करके इसेंशियल सर्विस को रोक दे। इसेंशियल सर्विस नहीं रोक सकता है वो, बेसिक जैसे दाल चावल आटा पानी दवाई, ये सब जो है एसेंशियल सर्विसेज के तहत आती है। और एसेंशियल सर्विसेज को किसी भी तरीके से उस घर का मालिक भी रोक नहीं सकता है किराएदार के लिए। ठीक है, झगड़ा हो गया मान लो तो कहेंगे खाना ही नहीं देंगे, ये संभव नहीं है। उसके अलावा एक टेनेंसी एग्रीमेंट होगा जो किया जाएगा बिना किसी समझौते के। किसी भी मकान को भाड़े पर नहीं उठाया जा सकता, किराए पर नहीं दिया जा सकता। सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा 2 महीने के किराए के तौर पे, ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है, सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जिला कलेक्टर के द्वारा जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन नियुक्त किया जाएगा, जिसको रेंट अथॉरिटी के तौर पे जो है माना जाएगा कि हाँ रेंट अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए उस पर साइन कौन करेगा, एक रेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो कौन बनाएगा, डीएम बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा। ठीक, ये बात हो गई मॉडल टेनेंसी एक्ट की। याद रखने का इन सब में पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, वो है असम has become the first state to adopt such type of मॉडल टेनेंसी एक्ट। बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे कहीं नहीं निकलने वाला है कोई क्वेश्चन। चलो, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो बिल लाया गया था 2021 में सितंबर महीने में। बाद में इसको पहले अध्यादेश आया था, ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद बिल लाया गया, फिर पास हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो ये एक्ट बताता है। तो एक्ट रेगुलेट करता है सर्टेन ऑपरेशन, जैसे कि मैन्युफैक्चर, ट्रांसफर एंड कंजम्पशन नारकोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसफ़र करना, कंज्यूम करना, इसको, इसके ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है ये एक्ट। बैन नहीं करता है, रेगुलेट करता है, क्योंकि बैन नहीं करा जा सकता। नारकोटिक ड्रग्स का बैनिंग नहीं कर सकते, इससे बहुत सारी ऐसी लाइफ सेविंग दवाइयाँ भी बनती हैं। हालांकि इसका इलीगल एक्टिविटी में अगर आप यूज़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि जेल चलाएंगे। जैसे कैनाबीज है, भांग, अफीम, चरस, गांजा, ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत आती हैं। अगर इसको आप पैसा देते हैं तो वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत आती है। हालांकि ऐसा नहीं कि कैनबिस पूरी तरीके से बैन किया गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कैनबिस को लीगली
लीगल कर दिए हैं, यूज़ कीजिए, खाइए पीजिए, एकदम मदहोशी में रहिए, वो एक अलग कहानी है। भारत में ये चीज़ नहीं है। भारत ने इसको बैन किया हुआ है सिर्फ मेडिकल पर्पज से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, या गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ऑपरेशन में इसकी ज़रूरत है, ऑपरेशन मतलब यूज़ के लिए ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है, बट खुल्लम खुल्ला नहीं पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है, 10 साल का जेल होगा, 20 साल तक पहुंचाया जा सकता है, मैक्सिमम फाइन 1 लाख रुपए का होगा। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। ओके, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसमें है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब ये लागू कब से होगा, 1 मई 2014 से। ठीक है, तो जिन लोगों ने इससे पहले कैनाबीज वगैरह में व्यापार किया होगा 2014 1 मई से पहले, 1 मई तक, तो उन लोगों की तो खटिया खड़ा बिस्तरा गोल होगा इस एक्ट के तहत। बड़ा गंभीर एक्ट है, इसके तहत बेल नहीं मिलता है जल्दी, बेल नॉन अवेलेबल है। फिर अगली बात कर लेते हैं नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 की, 2021 की। अभी संसद में प्रस्तुत किया गया था नेशनल एंटी डोपिंग बिल, जिस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हुई थी। इन्होंने कहा कि जो नाडा है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है, इसको कहा गया कि एक कानूनी प्रावधान प्रोवाइड कीजिए, कानूनी दर्जा प्रोवाइड कीजिए, जिससे ये डोपिंग टेस्ट को और अच्छे से मजबूती से पूरे देश में लागू कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए, सैंक्शन लगा पाए, सैंपल कलेक्ट कर पाए, शेयर कर सके फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सब के लिए नाडा को और पावर की ज़रूरत है, इसलिए हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक नेशनल बोर्ड बनाएंगे एंटी डोपिंग के लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट। ठीक है, भारत ने 2008 में एक नेशनल एंटी डोपिंग लेबोरेटरी बनाया था, नेशनल, यहाँ पे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, लैब, तो नेशनल डोप टेस्टिंग लैब जो भारत का है, जिसे भारत ने 2008 में बनाया हुआ था, इसको जो है सस्पेंड करके रखा गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा अभी वर्तमान समय में। ठीक है, ध्यान रखिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं कर पा रही है अपने देश की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके चलते 2008 या 9 के आसपास ही इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो भारत की जो डोपिंग एजेंसी है वो दुनिया में मान्य नहीं है टेक्निकल रिक्वायरमेंट के कारण से। ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऐसी फुलफिल नहीं कर पा रही है। नाडा 2009 में बना था। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021, खासी हिल्स स्वायत्त जिला खासी संपत्ति की विरासत विधेयक 2021। तो इस विधेयक को अभी खासी जो हिल्स का जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये 6 शेड्यूल के तहत आता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है एक बिल, जिस बिल का नाम क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस बिल को, ये जो खासी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, पहली बात ये 6 शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये जितने भी 6 शेड्यूल के तहत जितने इंपॉर्टेंट परिषद हैं उनको बहुत सारी पावर दी गई है। लक्ष्मीकांत उठाइए 6 शेड्यूल के बारे में एक बारी पढ़ के जाइए, 6th और 5th शेड्यूल पढ़ के जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इसमें प्रोविजन जो किया गया है इस बिल में, जो अभी ये 2021 में आया है, पैतृक संपत्ति के समान वितरण से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो उनके पेरेंट्स, जो उनकी संपत्ति है उसका समान वितरण हो भाई और बहनों के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा खासी समुदाय में क्या होता है कि ये खासी समुदाय एक प्रकार का मातृ सत्तात्मक समाज है जहाँ पे मदर्स की चलती है। ठीक है, मदर क्लेन चलते हैं। इसके चलते जो सबसे छोटी पुत्री होती है उसको जो माता पिता की जो पूरी संपत्ति होती है वो विरासत में मिल जाती है। सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी डॉटर होगी
वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस छोटी बच्ची को चली जाएगी। तो इसी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि छठी अनुसूची के तहत अगर कोई जिला परिषद कोई कानून को पारित करता है तो उसका जो फाइनल अथॉरिटी है वो फाइनल अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर ही है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करता है तो ही वो कानून बन पाएगा, नहीं तो कानून नहीं बन पाएगा। अगली बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 की। अभी संसद में एक नया बिल पारित किया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस एक्ट को ये रिप्लेस करेगा। तो ये एक्ट को जो रिप्लेस करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 2009 के इंपॉर्टेंट एक्ट को जो है ये रिप्लेस करेगा। ये एस्टेब्लिश करता है कि यूनिवर्सिटी ये जो अभी जो ये 2009 का एक्ट में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, एक एक्चुअली इस्टेब्लिश करना है कि यूनिवर्सिटी सिंधु के नाम पे, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में एक नई सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात चल रही है। इसके चलते जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। अभी तक लद्दाख में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। अगला जो है लास्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है वुमेन्स राइट इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो विरासत संपत्ति है उस पर महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं। देखो दो केसेस इम्पॉर्टेंट हैं, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। ये दो इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं जो वुमेन राइट से रिलेटेड हैं, जो खासकर हिंदू जितने भी लोग हैं उनके रिलेटेड अगर कोई मसला उत्पन्न होता है या कोई मामला आता है तो उसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत डील किया जाता है। बहुत सारे अमेंडमेंट लगातार इस एक्ट में किए गए हैं, कई बार संसद ने किए हैं और तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ये हिंदू संयुक्त परिवार उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को डील करता है। ज्वाइंट फैमिली, हिंदू ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड मामलों को डील करता है। इसको 2005 में अमेंड किया गया था और अलाउ किया गया था हिंदू फीमेल्स को वो एब्सोल्यूट ओनर बन सकती हैं प्रॉपर्टी की। इसमें क्या किया गया, 2005 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत पहली बारी एक हिंदू महिला को संपत्ति की पूर्ण स्वामित्व का जो है पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी गई 2005 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाउरी की। डाउरी दहेज के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में इसको श्रीधनम के नाम से जाना जाता है। श्रीधनम, श्रीधनम मतलब लड़की का धन, श्रीधन, ठीक है। जो उसके पिता जो अपनी बच्ची को पैसा देते हैं या जो भी देते हैं सामान देते हैं वो उसको बोलते हैं श्रीधन, श्रीधनम। तो साउथ इंडिया में इसको श्रीधनम बोला जाता है और नॉर्थ इंडिया में इसको दहेज बोला जाता है। तो इसके रिलेटेड जो कानून है वो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 बनाया गया था। इसमें क्या है, विवाह के संबंध में एक पक्ष माता पिता के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी जाने वाली कुछ संपत्तियां या कुछ सामान होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सहमति जरूरी है सामने वाली पार्टी की। हाँ, जो ले रहे हैं वो कहते हैं कि हाँ भैया हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मांग के कोई चीज करते हैं, जैसे सपोज करो कि सामने वाली पार्टी ने कहा कि भैया हमको 10 लाख का दहेज चाहिए, तो तभी डाउरी अधिनियम 1961 लागू होगा। अगर कोई स्वेच्छा से, लड़की का पिता अपनी स्वेच्छा से या माँ बाप स्वेच्छा से देते हैं कोई अमाउंट, तो उसको श्रीधनम के तौर पे काउंट किया जाता है, तो उस पर डाउरी एक्ट नहीं लागू होगा। लेकिन अगर मांग के सामने वाली पार्टी डाउरी लेती है तो वो डाउरी एक्ट के तहत जो है दंड का भागीदार होगा, और इस प्रकार की चीजें प्रतिषेध हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंट बिल और एक्ट की इंडियन पॉलिटी सेक्शन वाला। तो अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जैसे सीबीआई, ईडी वगैरह न्यूज़पेपर्स में रह रहे हैं, तो उनको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस 2 चैप्टर और बचे हुए हैं उसके बाद। ठीक है, मिसलेनियस वाला भी पॉइंट बचा हुआ है। तो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 1-2 वीडियो में और ये कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।